ये टाइमलाइन ऑफ एवोल्यूशन है क्या? ये प्रिडिक्शन है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस समय अर्थ पे ओरिजिनेट हुआ होगा। और ये प्रिडिक्शंस का जो मेन बेसिस होता है वो होते हैं फॉसिल। फॉसिल मैक्सिमम आपको बताया सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं, तो जहां पर ये फॉसिल मिलता है उसके सराउंडिंग रॉक की एज का हम पता कर लेते हैं, या अलग अलग मेथड है जिससे हम फॉसिल को भी डेट कर सकते हैं कि फॉसिल कब ओरिजिनेट हुआ होगा या कितना पुराना फॉसिल है। तो इन्हीं सब स्टडीज के बेसिस पे और कुछ प्रेडिक्शंस के बेसिस पे एक टाइमलाइन ऑफ एवोल्यूशन तैयार की गई है, जिसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी कहते हैं, और अलग अलग ऑर्गेन्स को उसमें पुट कर दिया गया है प्रेडिक्शंस पे, स्टडीज पे, फॉसिल्स के आधार पे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस समय ओरिजिनेट किया होगा। ठीक है, अब ये जो हमारा टाइमलाइन ऑफ एवोल्यूशन है इसको मोटा मोटा हम एरा, पीरियड और इपोक में डिवाइड करते हैं। एरा इसमें सबसे बड़े, फिर पीरियड, फिर इपोक, इपोक के बाद सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, क्वार्टर सेंचुरी, ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हो। एरा से बड़े भी होते हैं यॉन्स, पर वो हमें डिस्कस नहीं करना। हम एरा, पीरियड और इपोक में इसको जो है बांटेंगे, इसमें भी बांटा जाता है, इसमें डिवाइड किया जाता है। अगर सबसे पहले हम एरा की बात करें तो देखिए ये एराज हैं, हमें सारे याद करने, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट एरा है 3, उन्हें आप रट डालिए, याद कर लीजिए, और वो बहुत आसान होते हैं। ये है पेलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, इन्हें याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप बार बार पढ़ेंगे पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, तो आपको याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो इसे तो सबसे पहले याद कर लेना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके लिए कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, इन एरास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये एरा है एजोइक। ए का मतलब एब्सेंट, जोइक का मतलब लाइफ। इसका मतलब यहाँ पे नो लाइफ वॉज प्रेजेंट, अभी लाइफ नहीं आई है। लाइफ नहीं आई है तो फिर ये एरा कौन सा एरा है? ये एरा अर्थ के बनने का एरा है। इसका मतलब ओरिजिन ऑफ अर्थ या फॉर्मेशन ऑफ अर्थ वो इस समय हुआ कब? एजोइक में, मगर अभी उसमें लाइफ नहीं आई, क्योंकि अर्थ के बनते ही तो लाइफ आनी जाएगी। और इसकी उम्र आप जानते हो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। एजोइक क्या है? ये एज ऑफ नो लाइफ है, और आप कह सकते हो दिस इज द पीरियड ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। आप इसे 4.5 बिलियन ईयर्स अगो भी लिख सकते हो, और 4.6 भी, दोनों ही ऑलमोस्ट सही हैं। 4.5 क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आगे चल के 3.5, 2.5, 1.5 ये चीजें याद करने में आसानी होगी। 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 कितना आसान है याद करना, और यहाँ पे क्या क्या हुआ मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। ठीक है, तो एजोइक का मतलब नो लाइफ, दैट इज द ओरिजिन ऑफ अर्थ। सेकेंड एरा इज आर्कियोजोइक। आर्की मीन्स आप जानते हो, आर्की बैक्टीरिया आपने पढ़ा हुआ है। आर्की मीन्स होता है प्रिमिटिव, तो आर्कियोजोइक का मतलब प्रिमिटिव लाइफ। प्रिमिटिव लाइफ या ओरिजिन ऑफ लाइफ वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ अप्रोक्सीमेटली। अगर हम साइनोबैक्टीरिया की उम्र की बात करें तो 3.3 से 3.5 जो मैं आपको बता चुका हूं, उसी आधार पे इसको 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले लिखा गया है। बट अकॉर्डिंग टू रिसेंट लिटरेचर the first non-cellular form of life have originated around 3 billion years ago. At the same time आपको ये बात भी याद रखनी है कि recent literature कहता है कि first non-cellular form of life शायद 3 बिलियन ईयर अगो के पहले तो नहीं आया था। इसका मतलब 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले हम मानते हैं recent literature से, मगर कुछ और साइंटिस्ट इसको थोड़ा और पहले मानते हैं। उनका मानना है कि ये जो फॉसिल थे शुरू वाले, वो इतने स्मॉल थे कि हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए, मगर उनका अंदाजा है कि वो फॉसिल्स होंगे और वो मिल नहीं रहे, इसीलिए इसको 3.5 तक भी कई सारे लोग मानते हैं। हमने उस 3.5 को यहाँ पुट कर दिया है, क्योंकि 4.6, 3.5, 2.5, 1.5 हमारा एक रिदम बना रहे और एक कंटिन्यूटी बनी रहे, आपको याद करने में आसानी ना हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल को याद करने में। पढ़ा देने के बाद याद नहीं होती है, पर आज अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। मैं इंश्योर करूंगा इन तरीकों से कि आपको याद हो जाए। ठीक है, आप कंसंट्रेट रहिएगा बस।
तो ये बात भी गलत नहीं है, अगर 3.5 बिलियन ईयर्स को पहले लाइफ का ओरिजिन कहते हैं तो गलत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि सब अंदाजे हैं एवोल्यूशन में, गलत और सही वो बताना बड़ा मुश्किल है। मगर हाँ, अगर आप पूछता है ऐसे ही आपसे जनरली कि ओरिजिन ऑफ फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, तो आप 3 बिलियन इसको याद रखिए। पर कहीं अगर आपको 3 बिलियन ऑप्शन नहीं मिला तो 3.5 बिलियन वाले ऑप्शन को लेकर भी चल सकते हैं। 4 दिया, 3.5 दिया, 2 दिया, 1 दिया बिलियंस में, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा 3.5, इसीलिए आपको 3.5 भी बार बार बताया जा रहा है। वरना आप सोच रहे होंगे जब 3 है तो 3.5 क्यों लिख रहे हैं, तो गलत हो गया। गलत नहीं है, ये भी याद रखना है। आपको आंसर 3 ही लगाना है अगर 3 आपके सामने हो, परंतु अगर 3 नहीं होता तो 3.5। तो ठीक है, तो आर्कियोजॉइक प्रिमिटिव लाइफ या ओरिजिन ऑफ लाइफ 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। एंड देन प्रोटीरोजोइक में जो है ऑक्सीजन एक्युमुलेटेड इन द एटमॉस्फेयर, देयर वाज एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। इसका मतलब प्रोटीरोजोइक में ऑक्सीजन इवॉल्व होने लगा और वो एटमॉस्फेयर में एक्युमुलेट हुआ। इसका मतलब प्रोटीरोजोइक वही एरा है जहां पर ऑक्सीजन एक्युमुलेट हुआ एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग से क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग। रिड्यूसिंग से क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग, यहां पर वो बन गया। तो ये 3 मेन एराज हैं। आपने देखा अर्थ का ओरिजिन 4.6 और 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, फर्स्ट लाइफ 3.5, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन 2.5, और देखिए लिखा चुके हैं यूकैरियोट्स का ओरिजिन 1.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ। तो कितना आसान है याद रखना। देखिए 4.5, 3.5, 2.5, ये तीनों एरा का समय भी आपको याद हो गया, पीरियड भी आपको याद हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। 4.5, 3.5, 2.5 और ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स 1.5, वो अलग बात है। पर 3 एरा आपको आसानी से याद हो गया, और नाम याद रखना कोई कठिन बात नहीं है। पहले लाइफ नहीं तो थी एजोइक, प्रिमिटिव लाइफ आई तो आर्कियोजोइक, और एवोल्यूशन आया तो प्रोटीरोजोइक। अगर आप चीजों को सही से समझते हैं तो याद रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। अब पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ना 4 बड़े रेवोल्यूशन हुए, 4 बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए। देखिए एवोल्यूशन में चेंजेस तो हर समय हो रहे थे, मगर बहुत बड़े बड़े जो चेंजेस हुए उनको हमने कहा ग्रेट रेवोल्यूशन। 2 ग्रेट रेवोल्यूशन तो यहीं पे हो गए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम पीरियड इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल का यहीं पे बीता ही है। ये अगर आप देखिए एजोइक, आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक, ये इनको मिला के हम प्री कैम्ब्रियन पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसके बाद ये कैम्ब्रियन पीरियड आता है, ये पीरियड्स में है कैम्ब्रियन, ठीक है, इसीलिए इनको मिला के हम प्री कैम्ब्रियन पीरियड कहते हैं। और ये 87% पार्ट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल को कवर करता है, 87% पार्ट। इसका मतलब बाकी की सारी चीजें जो है वो 13% पार्ट में ही कवर हो गई। इसीलिए इनकी एज हम ना वो मिलियंस में लिखते हैं, जबकि इनकी एज हमने बिलियंस में लिखी है, क्योंकि बड़ा पीरियड है और बड़े एराज और उनके पीरियड्स। तो ये जो है ये किसमें, मिलियंस में, ये बिलियन में लिखा है हमने। ये किसमें लिखेंगे, मिलियंस में। अभी आपको बताएंगे इसकी एज मिलियंस में कैसे होती है, ठीक है। तो 87% पार्ट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाज स्पेंट इन दीज 3 एराज, और इसी में 2 बड़े बड़े रेवोल्यूशन में क्या हुआ, अर्थ के बनने के बाद लाइफ का आना, ये बहुत बड़ा चेंज था। इसीलिए इसको हम कहते हैं फर्स्ट ग्रेट रेवोल्यूशन, बिकॉज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ ओरिजिन ऑफ लाइफ टेक्स प्लेस। ओरिजिन ऑफ लाइफ जब आई अर्थ के फॉर्मेशन के बाद, तो हमने कहा फर्स्ट ग्रेट रेवोल्यूशन। और दूसरा ग्रेट रेवोल्यूशन क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हुआ। अगर आप देखो आर्कियोजोइक के बाद प्रोटेरोजोइक में, ये भी बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था अब वो क्या होने वाला था, ऑक्सीडाइजिंग। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज था कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग में चेंज हुआ। इसे हमने कहा सेकेंड ग्रेट रेवोल्यूशन। तो 2 ग्रेट रेवोल्यूशन यहाँ पर हुए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इन एरास पे, दैट इज पेलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक, ठीक है। अब ये जो 3 एरा हैं इनको पीरियड्स में भी डिवाइड किया गया है, और यहाँ पर कठिन होता है पीरियड्स को याद रखना, तो उन्हीं के लिए इनिशियल्स को याद कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ी होगी, उसमें कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, ये सब पढ़ा हुआ है।
तो कुछ ऐसा ही हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे हम cos थीटा की जगह cos d ले लेते हैं। एंगल क्या ले लेंगे? d। कोई दिक्कत की बात नहीं है। cos d, d इज द एंगल। तो देखिए जरा कितना आसान है। इन इनिशियल्स को देखिएगा तो आपको पूरे पीरियड्स याद हो जाएंगे। cos d की वैल्यू जाननी हो तो मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री आनी नहीं चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री जाननी चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व। cos d की वैल्यू जाननी हो तो मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री जाननी चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको याद रख लीजिए एकदम अच्छी तरह से। अगर आपको इनिशियल्स याद हो गए तो उसके बाद वाले नाम आपको याद करने ही, आप पुट कर लोगे पीरियड्स के नाम, बहुत आसान है। cos d की वैल्यू जाननी हो तो मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री जाननी चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। और कितना आसान है देखिए, ये C से कैम्ब्रियन, O से ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, मिसिसिपियन, पेंसिल्वेनियन, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, दीज आर द पीरियड्स जो आपने पढ़ा। cos d की वैल्यू जाननी हो तो मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री जाननी चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर ये मिसिसिपियन और पेंसिल्वेनियन को मिला के लिखा जाता है कार्बोनिफेरस पीरियड, और आपको यही जानना है कार्बोनिफेरस। ये हमने डिवाइड जरूर कर दिया और जानकारी के लिए, मगर इन पीरियड्स को पूछा नहीं गया, इनको नहीं पूछता। इन दोनों को मिला के कार्बोनिफेरस कहा जाता है। अब तो कार्बोनिफेरस से ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो दोनों को मिला के कार्बोनिफेरस कहेंगे, पर हम अपने फॉर्मूले में पूरी बात को याद रखेंगे। अब एक बार अगर आपको पीरियड याद हो गए डियर, तो ये बहुत आसान हो गया आपके लिए। जैसे आपने एनिमल किंगडम पढ़ी है ना, जिस ऑर्डर में उनको पुट करते चले जाइए, बात खत्म। क्योंकि उसी तरह से इवॉल्व हुए एनिमल। जब आप 11th में एनिमल किंगडम को पढ़ रहे थे, आप पॉलीफेरा पढ़ रहे थे, फिर सिलेंट्रेटा पढ़ रहे थे, प्लेटिहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्स, तो अननोइंगली आप एवोल्यूशन को भी पढ़ रहे थे। क्योंकि पहले मल्टीसेलुलर फॉर्म था पॉलीफेरा, उसके बाद टिश्यू लेवल आया, फिर ऑर्गन लेवल, देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होते चले गए ऑर्गेनिज्म। तो ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म समय के साथ इवॉल्व होते चले गए। पहले कौन सा आया होगा? सबसे सिंपल, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर सारी चीजें हैं, बहुत आसान है डियर। यहाँ पे क्या आएगा? इनवर्टिब्रेट। यहाँ पे वर्टिब्रेट तो आएगा पर बिना जबड़े वाला, जॉलेस, जिसके जॉ नहीं होंगे। फिर यहाँ पे जॉ इनवर्टिब्रेट आएंगे, फिर फिशेस, फिर एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल, बस ऐसे ही चलेगा। तो इसको जरा देखते हैं हम, पर है बहुत आसान। तो आपने याद कर लिया पीरियड। सबसे पहला काम है कि आपको पीरियड याद करना पड़ेगा। अगर वो आपको याद नहीं है तो फिर आप चीजों को भूल जाओगे। तो इनिशियल्स याद कर लेंगे और पीरियड को बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कौन सा कहां पर है। कैम्ब्रियन की बात करते हैं तो कैम्ब्रियन में ओरिजिन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स का ओरिजिन कहां हुआ? कैम्ब्रियन में ट्राइलोबाइट्स अरोज। ट्राइलोबाइट जो है ना डियर, ये ऑर्थोपोडा का एक सब फाइलम है और ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए हैं। मगर ये आए कब? कैम्ब्रियन में, जब सारे इनवर्टिब्रेट आ रहे थे। इसका मतलब ये इंसेक्ट्स भी इसी समय आए, जो कि किसमें आते हैं? इनवर्टिब्रेट में। अगर पेड़ पौधों की बात करें, हम प्लांट्स की बात करें, तो डाइवर्स एल्गे, यहाँ पर डाइवर्स एल्गे आ गए इसी समय, कब? कैम्ब्रियन में। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब किसी एक पीरियड में कोई ऑर्गेनिज्म वो ओरिजिनेट होता है तो अगले पीरियड में वो पार्टी करता है, बढ़िया पार्टी करता है का मतलब वो उसका एज होती है, उसमें वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई करता है। तो एक बार ओरिजिनेट हुआ तो अगले में उसका एज होता है, या गोल्डन एज हो सकता है, दोनों कह सकते हैं हम। जब डाइवर्सिफिकेशन होता है तो हम एज कहते हैं उसकी, और बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता है तो हम कहते हैं गोल्डन एज, जब उसी का राज हो। तो एक पीरियड में जब कोई आएगा तो उसके अगले पीरियड में उसका डाइवर्सिफिकेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ये सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर इनवर्टिब्रेट का ओरिजिन हुआ। ऑर्डोविशन में जॉलेस वर्टिब्रेट्स आए। वर्टिब्रेट तो आए पर कौन से? विदाउट जबड़े, विदाउट जबड़े वाले, विदाउट जॉज वाले। फॉर एग्जाम्पल ऑस्टेकोडर्म्स अरोज। ऑस्टेकोडर्म फिश लाइक एनिमल्स हैं जिनके ऊपर बोन की प्लेट होती है, ये भी एक्सटिंक्ट हो गए आगे चल के आने वाले समय में। और ऑस्टेकोडर्म्स की हम बात करें तो आए वो कब? ये आए ऑर्डोविशन में, इनके माउथ में जॉज नहीं होता। अभी आपको बताया वही चीज ये बताती है कि यहाँ पे इन्वर्टिब्रेट आए तो ये एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स हुई,
उसके जस्ट बाद वाले पीरियड में क्या हुआ, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, या फिर इसे एज ऑफ जायंट मोलस्का भी कहते हैं, क्योंकि इस समय बहुत बड़े बड़े मोलस्का हुआ करते थे 50-60 फीट के, और वो पूरे समुद्र पे छाए हुए थे। आज इतने बड़े मोलस्कन्स नहीं पाए जाते, केवल एक उसकी स्पीशीज पाई जाती है, आर्चीथ्यूथिस उसको नाम देते हैं, जो मैंने आपको लिखवाया भी है क्लास 11th में। तो एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, या आप कह सकते हो एज ऑफ जायंट मोलस्का। एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स और एज ऑफ जायंट मोलस्का कौन हो गया, ऑर्डोविशियन। नेक्स्ट है सिल्यूरियन। यहाँ पे जॉज वर्टिब्रेट्स आए। जॉज वर्टिब्रेट्स का मतलब जबड़े वाले वर्टिब्रेट्स, जिनके माउथ में जबड़े थे, और वो क्या होते हैं, पाइसेस या फिशेस। जब ये जबड़े वाले वर्टिब्रेट्स आए तो इन्होंने सभी एनिमल प्लांट्स को चबाना चालू किया, क्योंकि मजबूत जबड़े होते हैं। आप जानते हो जबड़े की जो पार होती है बहुत ज्यादा होती है, जॉज की पार, और उसमें टीथ भी थे। तो सारे एनिमल बेचारे भागने लगे, प्लांट भागने लगे, कहाँ, पानी छोड़कर किनारे की तरफ। और यही समय था जब कॉलोनाइजेशन हुआ लैंड का बाय इंसेक्ट एंड प्लांट्स। इसका मतलब जब जबड़े वाली मछलियां आई, उन्होंने चबाना चालू किया, तो पेड़ पौधे, इंसेक्ट सब लैंड की तरफ भागे और लैंड का कॉलोनाइजेशन हुआ। तो यही समय था कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड बाय इंसेक्ट एंड प्लांट्स। अब ये प्लांट्स अगर लैंड पे आए हैं तो इनको वेस्कुलर एलिमेंट्स की जरूरत होगी वाटर ड्रॉ करने के लिए, तो इसीलिए ये वेस्कुलर प्लांट्स का ओरिजिन हुआ इस समय। कब, जब जबड़े वाली मछलियों का ओरिजिन हुआ, तब वेस्कुलर प्लांट्स का ओरिजिन हुआ और लैंड इंसेक्ट्स का ओरिजिन। अब भले ये लोग चबाते ना हो, ये तो मैंने अपनी तरफ से बनाया आपको कि चबाना चालू किया तो लैंड की तरफ भागे, ताकि आपको याद रहे। मगर मोर और लेस बात कुछ ऐसी ही रही होगी कि जब जबड़े वाली मछलियां आई तो इंसेक्ट के लिए खतरा बन गई होंगी, और जब ऐसा खतरा बनता है तो उसी से नई नई स्पीशीज का जन्म भी होता है। तो इसीलिए कई सारे जो है इंसेक्ट की वैरायटीज वो लैंड पे ओरिजिनेट होने लगी। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है कि जबड़े वाली मछलियां आई, चबाना चालू किया, तो प्लांट और इंसेक्ट कहाँ पे आए, लैंड पे, मतलब कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड बाय इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। दैट मींस ओरिजिन ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। यहाँ पर वेस्कुलर प्लांट्स का ओरिजिन तब हुआ जब जबड़े वाले वर्टिब्रेट्स आए। तो भैया यहाँ पर फिशेज आई, और अगले ही पीरियड में, दैट इज डिवोनियन, वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड, डिवोनियन, यहाँ पर फिशेज बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई की, उनकी डाइवर्सिटी खूब बढ़ी, उनकी स्पीशीज खूब बढ़ी, और सबसे ज्यादा सफल एनिमल्स वो इस समय फिशेज ही हैं अभी तक। सबसे एडवांस जो एनिमल्स हैं वो कौन है, फिशेज हैं अभी तक। तो इसी पीरियड को हम कहते हैं गोल्डन एज ऑफ फिशेज। डिवोनियन, गोल्डन एज ऑफ फिशेज, मछलियों का स्वर्ण युग, दैट इज डिवोनियन। ठीक है। डिवोनियन के बाद मिसिसिपियन में एम्फीबियंस आए, और पेंसिल्वेनियन में कौन आया, रेप्टाइल्स के पूर्वज, क्योंकि रेप्टाइल इतनी आसानी से तुरंत नहीं आ जाएगा, पहले उसके पूर्वज आएंगे, स्टेम रेप्टाइल अरोज। मिसिसिपियन में एम्फीबियन अरोज, पेंसिल्वेनियन में स्टेम रेप्टाइल्स अरोज। मगर आप जानते हो कि इन सभी को मिला के कार्बोनिफेरस पीरियड कहा जाता है, तो कार्बोनिफेरस आपको याद रखना है। तो कार्बोनिफेरस पीरियड में ये एम्फीबियंस आए, और यहाँ पे क्या हुआ, डाइवर्सिफाई किए, गोल्डन एज में आई, इसीलिए कार्बोनिफेरस को हम गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, ये जो डिवोनियन है, गोल्डन एज ऑफ फिशेस, आपकी बुक्स में यहीं पे लिखा हुआ है एम्फीबियंस अरोज, क्योंकि जहां भी आप पढ़ेंगे वहां पे मिसिसिपियन और पेंसिल्वेनियन को नहीं दिया गया है। मिसिसिपियन जो है ना वो अलग है, पेंसिल्वेनियन अलग है, पर मिला के कार्बोनिफेरस पीरियड उसे हम कहते हैं। तो जब अलग नहीं देते तो यहाँ पर आ जाता है एम्फीबियन, और इसके बाद सीधे कार्बोनिफेरस आ जाती है। यहाँ पे गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियन है, तो आप जानते हो गोल्डन एज के पहले कोई भी आया होता है, उसका ओरिजिनेशन हुआ होता है। तो आपको यही बात याद रखनी है। मैं यहाँ पे तारा सितारा भी बना देता हूँ, ये वाले को मानना है जब भी आएगा। तो एम्फीबियन अरोज इन डिवोनियन, एम्फीबियन अरोज इन डिवोनियन। पर सही बात बताना भी मेरा काम है, जो अलग अलग ऑथर्स ने काम किया लिखा हुआ है, एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता। तो यहाँ पर डिवोनियन के एंड में बिल्कुल एम्फीबियंस आए हैं, इसीलिए उसको मिसिसिपियन में भी रखते हैं कई सारे राइटर। पर अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आप एम्फीबियंस को रखोगे गोल्डन एज ऑफ फिशेस जब थी तभी एम्फीबियन आए।
That means amphibian arose in Devonian and then golden age of amphibian. Devonian के बाद कौन? Carboniferous. Golden age of amphibians. और जब एम्फीबियंस अपनी गोल्डन एज मना रहे थे, इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, उसी समय सीड प्लांट्स का ओरिजिन हुआ यहाँ पर ही कार्बोनिफेरस में. ओरिजिन ऑफ सीड प्लांट्स, ओरिजिन ऑफ सीड प्लांट्स इन कार्बोनिफेरस. तो कार्बोनिफेरस में सीड प्लांट का ओरिजिन हुआ. और उसके बाद आता है पर्मियन. पर्मियन में मैमल लाइक रेप्टाइल्स है. अभी मैमल नहीं आया है, मगर मैमल जैसे रेप्टाइल पर्मियन में आ गए. ये एक एरा की समाप्ति हो गई, ये एक एरा का समाप्तन हो गया. यहाँ से शुरुआत, यहाँ से समाप्ति. पेलोजोइक एरा स्टार्ट होता है कैम्ब्रियन से और एंड होता है पर्मियन. अब एरा के शुरू में जितने भी ऑर्गेनिज्म खूब फलते फूलते हैं, खूब घमंड में आते हैं, एरा के एंड में वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं. क्योंकि घमंड तो किसी का नहीं टिकता, रावण का भी नहीं टिका, ऊपर वाला सभी का घमंड खत्म कर देता है. तो एरा के शुरू में जो भी ज्यादा डाइवर्सिफाई हुए, ज्यादा घमंडिया है, एरा के एंड में उन सभी का घमंड चूर हो गया, पूरी तरह एक्सटिंक्ट ही हो गए. जरा देखिए यहाँ पर एरा के शुरुआत में कौन आए? ट्राइलोबाइट्स अरोज, ऑस्टेकोडर्म अरोज, ये सब आए ना. जायंट मोलस्का नहीं, यहाँ लिखा नहीं है, पर आपको बताया था कि जायंट मोलस्का की एज थी. तो ये सब यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए पर्मियन में. मैमल लाइक रेप्टाइल अरोज, और साथ ही एक्सटिंक्शन हो गया किसका? एक्सटिंक्शन ऑफ ट्राइलोबाइट, ट्राइलोबाइट, ऑस्टेकोडर्म, ऑस्टेकोडर्म एंड जायंट मोलस्का. ठीक है, इन सभी का एक्सटिंक्शन हो गया. पर्मियन में ये ट्राइलोबाइट, ये ऑस्टेकोडर्म जो यहाँ आए, उन सभी का एक्सटिंक्शन कहाँ हुआ? पर्मियन में. साथ ही साथ पर्मियन में जायंट मोलस्कन्स का, बड़े बड़े जो मोलस्का थे, उनका भी एक्सटिंक्शन हो गया इस एरा के एंड में. बल्कि हम यूं कहें कि यहाँ पर केवल इतना ही नहीं, 90% एक्सटिंक्शन हुआ. उस समय जितनी स्पीशीज एग्जिस्टिंग थी, उनमें से 90% स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो गया आफ्टर पर्मियन. तो ये बहुत बड़ा चेंज है जब 90% स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हुआ. ये बड़ा रेवोल्यूशन है, इसीलिए इसी को हम कहते हैं थर्ड ग्रेट रेवोल्यूशन. ये तीसरा बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ एवोल्यूशन में, जब 90% एग्जिस्टिंग स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो गया. ठीक है, इसके बाद आता है मीजोजोइक एरा, एज ऑफ मिडिल लाइफ. मीजोजोइक, इसे इसका मतलब हुआ एज ऑफ मिडिल लाइफ. ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह की लाइफ फॉर्मेशन हुआ, ओरिजिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ life, different kinds of animals and plant that took place. That's why it is known as age of middle life. इसमें ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस आता है. ट्रायसिक से शुरू, क्रिटेशियस से खत्म. अभी आपको बताया था एरा के शुरू में जो आते हैं, बाद में खूब घमंडी आते हैं, एंड में खत्म हो जाते हैं, वही यहाँ पर है. एरा के शुरू में ओरिजिन ऑफ डायनासोर्स. ठीक है, डायनासोर्स का ओरिजिन हुआ शुरुआत में, डायनासोर्स का ओरिजिन शुरुआत में हुआ. और जुरासिक में उसे हम कहते हैं गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स. जुरासिक वर्ल्ड मूवी बनी है, जुरासिक पार्क मूवी बनी है, वो डायनासोर्स पे बनी है, क्योंकि जुरासिक वाज द गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स. यहाँ खूब फले फूले, खूब घमंड किए, खूब पार्टी किए, और एरा का एंड आते ही एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर. तो एरा के शुरुआत में जो आया और बाद में उसने खूब डाइवर्सिफाई किया, अक्सर एरा के एंड में वो खत्म हो जाता है, और एरा के एंड में इसका क्या हो गया? एक्सटिंक्शन. केवल डायनासोर का ही यहाँ पर ओरिजिन नहीं हुआ. डायनासोर तो उस समय पूरी दुनिया पे राज ही कर रहे थे, उन्हीं का राज था पूरी दुनिया पे, किसी और का था ही नहीं. इस समय जो है ये अलग अलग पेड़ पौधे और अलग अलग तरह के मैमल्स, बर्ड, ये सभी ओरिजिनेट किए. यहाँ जिम्नोस्पर्म आ गया. अगर हम बात करें ट्रायसिक की, तो फिर जिम्नोस्पर्म जुरासिक पे भी डोमिनेंट रहा, और क्रिटेशियस में जाकर एंजियोस्पर्म का ओरिजिन हुआ. कब हुआ एंजियोस्पर्म का ओरिजिन? क्रिटेशियस. और इसमें पहले आए डाइकॉट, फिर आए मोनोकॉट. जो बाद में आता है वो ज्यादा एडवांस माना जाता है. आप जानते हो मोनोकॉट ज्यादा एडवांस है एज कंपेयर टू डाइकॉट. तो पहले यहाँ पे कौन आया? डाइकॉट, देन मोनोकॉट, एंजियोस्पर्म. अगर मैमल्स की बात करें हम, तो यहाँ पर मोटा मोटा ट्रायसिक में प्रोथीरियन मैमल्स आए, एगलिंग मैमल्स. उसके बाद जुरासिक में मेटाथीरियन मैमल्स आए, मार्शुपियल्स, कैंगरू वगैरह, जो अपने बच्चों को मार्शुपियल पाउच में रखते थे, वो आए. और फिर यूथीरियन आए. ये आए क्रिटेशियस में, यूथीरियन या प्लेसेंटल मैमल, जैसे हम सभी.
जिनमें प्लेसेंटा वेल डेवलप्ड होता है और बच्चा मैच्योर पैदा होता है, उसे किसी पाउच वाउच में नहीं रखना पड़ता। एक बार पैदा हुआ तो बाहरी दुनिया में वो सर्वाइव करना जानता है, उसे पाउच में रखने की जरूरत नहीं होती। तो देखो तीनों ही पीरियड में अलग अलग मैमल है, प्रोथेरियन मैमल, मेटाथेरियन मैमल, यूथेरियन मैमल, ठीक है। ऐसे ही ट्रायसिक में बात करें तो बर्ड्स का ओरिजिन नहीं हुआ, बर्ड्स का ओरिजिन जुरासिक में हुआ। यहाँ पर आई ओल्ड बर्ड्स। ओल्ड बर्ड्स का मतलब हुआ पावर ऑफ फ्लाइट वाज लेस डेवलप्ड। जो ओल्ड बर्ड्स आई उनमें पावर ऑफ फ्लाइट क्या थी, कम थी, लेस डेवलप्ड थी, और ये आई जुरासिक में। असल में हुआ क्या कि जुरासिक में डायनासोर्स की बहुत ज्यादा वैरायटी थी और ये माना जाता है कि बर्ड्स का ओरिजिन डायनासोर से हुआ है, और उसके बहुत सारे प्रूफ्स भी हमारे पास, साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं। क्वेश्चन भी इसमें एक बार एएफएमटी ने पूछा हुआ है कि बर्ड्स हैव डिसेंडेड फ्रॉम रेप्टाइल्स, दिस कैन बी प्रूव्ड बाय। ये प्रूव किया जा सकता है स्केल्स ऑन हिंड लिम्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की बॉडी पे और कहीं स्केल नहीं है, मगर हिंड लिम्स में जो स्केल्स हैं वो बताते हैं कि ये रेप्टाइल से इनका ओरिजिनेशन हुआ है। ये एक प्रूफ है, और बहुत सारे और प्रूफ है जो बताते हैं कि बर्ड्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेप्टाइल्स। इवन तो कई लोगों का तो कहना है कि डायनासोर वो एक्सटिंक्ट नहीं हुए, बल्कि ऑल द डायनासोर्स वर कन्वर्टेड इनटू बर्ड्स। सारे डायनासोर बर्ड में कन्वर्ट हो गए, ना कि एक्सटिंक्ट हुए। तो जुरासिक में जब डायनासोर्स की डायवर्सिटी बहुत ज्यादा है, उस समय ओल्ड बर्ड्स आई। ओल्ड बर्ड्स का मतलब पावर ऑफ फ्लाइट वाज लेस डेवलप्ड। और क्रिटेशियस में जब डायनासोर का लगभग एक्सटिंक्शन होने ही वाला था, तब मॉडर्न बर्ड्स आ गई, ठीक है। मॉडर्न बर्ड का ये मतलब नहीं है कि छोटे छोटे कपड़े पहना करती थी। मॉडर्न बर्ड का मतलब पावर ऑफ फ्लाइट वाज मोर डेवलप्ड, पावर ऑफ फ्लाइट वाज वेल डेवलप्ड, आप कह सकते हो। बहुत अच्छी पावर ऑफ फ्लाइट आ गई, ये मॉडर्न बर्ड्स की खासियत है। तो ओल्ड बर्ड्स का बाय डियर जुरासिक में, और क्रिटेशियस में कौन आया, मॉडर्न बर्ड्स, ठीक है। इसी समय एक और एनिमल, एक और स्पीशीज का ओरिजिन हुआ, वो थे स्नेक्स। एक्चुअली डायनासोर ने पूरी पृथ्वी पर तहलका मचा रखा था, उसी का राज था। बेचारे छोटे छोटे जानवर कहाँ जान बचाएं अपनी, बचा ही नहीं पाते थे बेचारे। पता चला कि पेड़ के ऊपर वो चढ़ गए तो पेड़ हिला दिया, गिर गए बेचारे डायनासोर ने। पेड़ के पीछे छुपे तो डायनासोर ने पेड़ ही उखाड़ लिया, अच्छा यहाँ छुपे हो। इसी तरह से कहाँ छुपे बेचारे, हर जगह डायनासोर के नीचे पहुंच जाता है। व्हाट डू यू थिंक कि ये छोटे जानवर अपने को डायनासोर से कैसे बचा सकते हैं, क्या तरीका है उनके पास? एक ही तरीका है कि होल बनाए और उसके अंदर चले जाए, क्योंकि होल के अंदर इतना बड़ा डायनासोर नहीं जा सकता। वो खोदेगा मिट्टी तो होल और बड़ा कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एनिमल्स ज्यादातर होल बनाते थे डायनासोर से बचने के लिए, मगर दिक्कत क्या आती थी एनिमल्स के साथ कि होल में सर तो चला गया पर हाथ फंस गए, या हाथ किसी तरह से ले गए तो पैर फंस गए, क्योंकि उनके हाथ और पैर हमारी तरह नहीं होते, एनिमल्स की इस तरह से होते हैं, आगे ऐसे ही पैर होते हैं। तो इनके साथ बड़ी समस्या ये आ रही थी होल में जाने में कि इनके फोर लिम्स और देन हिंड लिम्स ये फंस जाते थे होल में, जल्दी से नहीं जा पाते थे, क्योंकि हर समय तो होल में बैठेंगे नहीं। जब डायनासोर दिखा झम से चले गए होल में, ज्यादा बेटर होता है, मगर ऐसा ही कर नहीं पा रहे थे क्योंकि हाथ और पैर दिक्कत कर रहे थे। तो ऐसे ही सालों बीतते गए और धीरे धीरे इनके फोर लिम्स पहले छोटे होते चले गए और फिर गायब हो गए, फिर हिंड लिम्स छोटे हुए और गायब हो गए, और फाइनली जब चारों लिम्स गायब हो गए तो दे वर कन्वर्टेड इनटू स्नेक। तो यहाँ पर जब ओल्ड बर्ड्स आई उसी समय जो है ना डियर, स्नेक्स का ओरिजिन भी हुआ। जब ओल्ड बर्ड्स आ रही थी उसी समय अराउंड स्नेक्स का ओरिजिन हुआ। हाथ पैर गवा दिए इन्होंने, प्रभु से कहा कि प्रभु मेरे हाथ पैर ले लो ताकि हम डायनासोर से बचें, और हाथ पैर दोनों चले गए। फाइनली दे वर कन्वर्टेड इनटू स्नेक्स। ये खुश थे कि चलो हम डायनासोर से बचेंगे, और उसके जस्ट बाद डायनासोर का एक्सटिंक्शन हो गया। मतलब हाथ पैर भी गवा दिए बेचारों ने, जिसके लिए गवाए वही चले गए, वही अपनी जान गवा के चले गए, दैट वर डायनासोर्स। तो इस तरह से स्नेक का ओरिजिन भी यहाँ पर हुआ, ठीक है। यहाँ पर जब ये क्रिटेशियस आया तो आप जानते हो सारे डायनासोर का एक्सटिंक्शन हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि खाने की कमी की वजह से वो मरने लगे, मर गए। कुछ लोग कहते हैं कि मीटेरॉइड्स गिरे जिसके फॉल करने से जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर में इतना बड़ा चेंज आया, ग्लोबल वार्मिंग हुई, और इस तरह से डायनासोर का एक्सटिंक्शन हो गया। कुछ कहते हैं कि ऑल द डायनासोर वर कन्वर्टेड इनटू बर्ड्स, दे डज नॉट बिकम एक्सटिंक्ट, दे वर कन्वर्टेड इनटू बर्ड्स। पता नहीं सच्चाई क्या है, बट द ट्रुथ लाइज बिटवीन दीज थिंग्स ओनली। ये जो हमने तीन कारण बताए, इन्हीं में से किसी में सच्चाई होगी
इन्हीं को मिलाकर सच्चाई होगी। एग्जैक्ट सच्चाई क्या है, कैसे एक्सटिंक्ट हुए, वो एग्जैक्ट कारण तो किसी को आज तक नहीं पता, मगर हाँ इनमें से ही कोई कारण हो सकता है कि फूड की शॉर्टेज हुई, या मेटेरॉइड सॉल्व किए, या फिर ऑल द डायनासोर्स वर कन्वर्टेड इनटू बर्ड्स। तो यहाँ क्रिटेशियस के बाद डायनासोर का एक्सटिंक्शन हो गया, बहुत बड़ी बात थी। केवल डायनासोर का नहीं, बहुत सारे रेप्टाइल और दूसरे एनिमल्स का, प्लांट्स का एक्सटिंक्शन हुआ। 50% एक्सटिंक्शन हुआ यहाँ पे, जो है जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म थे उनकी स्पीशीज का। इसीलिए इसको हम कहते हैं फोर्थ ग्रेट रेवोल्यूशन। ये चौथा सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है जहां 50% की स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हुआ। केवल इतना ही नहीं है, वही समय था जब ऑस्ट्रेलिया दुनिया के दूसरे पार्ट से सेपरेट हो गया। पहले क्या था, पूरी वर्ल्ड एक लैंड मास थी, उसे हम कहते थे पैंजी, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग की वजह से अर्थ के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती है और शिफ्ट होती रहती है, उनकी शिफ्टिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया टूट कर एक किनारे चला गया, पूरी दुनिया से अलग हो गया। और बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा किसके लिए जानते हो, प्रोथीरियन और मेटाथीरियन मैमल्स के लिए, क्योंकि अभी यूथेरियन मैमल, प्लेसेंटल मैमल का ओरिजिन स्टार्ट ही हुआ था। तो ये क्रिटेशियस आ गया, क्रिटेशियस खत्म हो गया, और उसके एंड में ऑस्ट्रेलिया सेपरेटेड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर बाकी दुनिया में प्लेसेंटल मैमल बहुत ज्यादा विकसित हुए, और इन प्लेसेंटल मैमल्स ने कंपटीशन में ये प्रोथीरियन और मेटाथीरियन मैमल इनको एक्सटिंक्ट कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया। पर किन्हीं वजहों से ऑस्ट्रेलिया, जो कि दुनिया के अदर पार्ट से सेपरेट हो गया था, और दुनिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समुद्र का बैरियर था, वहां पर प्लेसेंटल मैमल का ओरिजिन नहीं हो पाया, उतना विकसित वो नहीं हो पाए। और ये बहुत अच्छा हुआ प्रोथीरियन और मेटाथीरियन मैमल्स के लिए, क्योंकि जब प्लेसेंटल मैमल का विकास बहुत अच्छा नहीं हुआ तो प्रोथीरियन और मेटाथीरियन मैमल्स को उतना कंपटीशन नहीं मिला, वो डाइवर्सिफाई किए। और आज आप जानते हो कि ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्टिनेंट है वहीं पर आपको एग लेइंग मैमल्स और मार्सुपियल्स, कैंगरू जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिनके पास पाउच होता है बच्चे को रखने के लिए, वो केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। Egg laying mammals and marsupials are found only in Australia, and this is the reason behind that. कि उस समय ऑस्ट्रेलिया सेपरेट हो गया अपने बच्चों को लेके, प्रोथीरियन मेटाथीरियन को लेके। अगर वो सेपरेट नहीं होता तो शायद जो है इतने जो है ये प्रोथीरियन मेटाथीरियन वो पूरी दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। आज हमको प्रोथीरियन और मेटाथीरियन मैमल्स देखने को नहीं मिलते, ठीक है। तो ये बात हो गई मेसोजोइक एरा की, जिसे हम कहते हैं एज ऑफ मिडिल लाइफ। इसके बाद हम बात करते हैं सीनोजोइक एरा की। सीनोजोइक एरा को हम कहते हैं एज ऑफ मैमल्स, एज ऑफ मैमल्स। ये मैमल्स का युग हुआ करता है। एक्चुअली होता क्या था कि जिस समय ये डायनासोर्स का पूरी दुनिया में राज था, डोमिनेंट थे, आप जानते हो उसी समय ये मैमल्स का ओरिजिन भी हुआ। ये मैमल्स का ओरिजिनेशन भी इसी समय हो रहा है। जब मैमल्स का ओरिजिन हुआ तो छोटे छोटे श्रीव्स के फॉर्म में थे, हम कहते थे ट्री श्रीव्स, क्योंकि वो पेड़ों पर रहते थे, ट्री श्रीव्स इन्हें कहा जाता था। आप समझ लीजिए कि चूहे पे बड़ी बड़ी आंख लगा दीजिए और बड़े बड़े कान, तो ट्री श्रीव्स बन जाएंगे, उस तरह के थे। वो बुद्धिमान तो इनसे बहुत ज्यादा थे डायनासोर से, मगर इतने बुद्धिमान भी नहीं थे कि कोई तोप मिसाइल गन बना के इनको उड़ा देते। बुद्धिमान थे, समझदार थे, आप कह सकते हो कि कम से कम डेंजर सबसे अच्छी तरह अवॉइड कर सकते थे मैमल्स, इतने समझदार थे। मगर वो इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। वो सोचा करते थे, जब डायनासोर का राज था तो यही सोचा करते थे मन में कि एक दिन अपना टाइम आएगा, और उनका टाइम आया। कब? आफ्टर क्रिटेशियस। जब डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ उसके बाद मैमल्स पूरी दुनिया पे छा गए, इसीलिए सीनोजोइक एरा आता है, दैट इज द एज ऑफ मैमल्स। इसमें ये टर्शरी, ये क्वार्टरनरी और ये इपोक्स हैं। इन इपोक्स को याद रखने के लिए आप यूपी, बिहार इन सबको छोड़ दीजिए भैया, और एमपी को पी जाइए। किसको पीना है? एमपी को। पीओ एमपी, दैट विल इंक्रीज योर पीएच। पीओ एमपी पीएच, पीओ एमपी पीएच, पीईओ एमपी पीएच, पीओ एमपी पीएच। बात समझे आप? पीओ एमपी पीएच से आपको याद हो जाएगा, आप इनिशियल लिख लेंगे तो बाकी याद हो जाएगा, पीडियोसिन, ईओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लेस्टोसिन, होलोसिन। ठीक है। क्वार्टरनरी की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर सबसे पहला जो इपोक है दैट इज पेलियोसीन, मैक्सिमम मैमल्स इसमें आ गए। उसके बाद इयोसीन, हाइड्रेकोथीरियम अरोज, ये हॉर्स है। पहली बार घोड़े का ओरिजिन वो इयोसीन में हुआ, यहीं से इसको हाइड्रेकोथीरियम हम कहते हैं या इयोहिपस भी कहते हैं। आगे हम ओरिजिन ऑफ हॉर्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ हॉर्स का ओरिजिन हुआ, हॉर्स अरोज। ओलिगोसीन में एंथ्रोपॉइड्स अरोज। एंथ्रोपॉइड्स आर द कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ एप एंड ह्यूमंस। एप और ह्यूमन के जो पूर्वज हैं वो कौन है? एंथ्रोपॉइड्स, जो कि ओलिगोसीन में है। और मायोसीन में एप अरोज। देखिए एप जो है जब आए तो सबसे बुद्धिमान जानवर हैं वो अभी तक के, अगर मायोसीन की बात कीजिए सबसे बुद्धिमान जानवर। इसीलिए मायोसीन को गोल्डन एज ऑफ मैमल्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बुद्धिमान मैमल्स आ गए। एप पुराने एनिमल से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, इसीलिए इसको कहते हैं गोल्डन एज ऑफ मैमल्स। अगर हम सीनोजॉइक को कहें तो एज ऑफ मैमल्स, मगर गोल्डन एज ऑफ मैमल्स वो मायोसीन इपोक को कहते हैं हम। तो मायोसीन जो है, दिस इपोक इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ मैमल्स, गोल्डन एज ऑफ मैमल्स, राइट। और इसके बाद प्लायोसीन आया, लेट प्लायोसीन मैन अरोज। प्लायोसीन के एकदम एंड में मैन आया है। यही कारण है कि आपकी किताबों में प्लेस्टोसीन में लिखा हुआ होगा कि मैन ओरिजिनेट किया, आया प्लायोसीन के एंड में। तो अगर कभी ऑप्शन में आता है एट द एंड ऑफ प्लायोसीन या लेट प्लायोसीन मैन अरोज, तो बिल्कुल सही बात है, मगर जनरली ऐसा आता नहीं। वो पूछता है कि मैन अरोज इन, तो लेट प्लायोसीन लिखा नहीं होता ऑप्शन में, इसलिए प्लेस्टोसीन को मान लिया जाता है। तारा सितारा बना देता हूं मैं यहाँ पे, दिस इज ओरिजिन ऑफ मैन। तो आपको यही याद रखना है डियर, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनने वाला है। जब प्लेस्टोसीन पूछेगा तो दैट इज द इपोक ऑफ ओरिजिन ऑफ मैन, ह्यूमन, ये आपको जानना है। यहाँ पर ह्यूमन, प्लेस्टोसीन रट डालिएगा, प्लेस्टोसीन। मगर हाँ असली बात तो ये है कि लेट प्लायोसीन, प्लायोसीन के एंड में जो है मैन अरोज करता है, और प्लेस्टोसीन की शुरुआत में उसके बहुत फॉसिल मिले हुए हैं ह्यूमंस के। इसीलिए कई लोग प्लेस्टोसीन ही मानते हैं, मगर आप जानते हो कि एंड में बहुत ह्यूमन होंगे, तभी तो फॉसिल की शुरुआत में ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो मरे होंगे यहाँ पर, उनके फॉसिल इकट्ठा हुए होंगे, प्लेस्टोसीन की शुरुआत में मिल रहे हैं। मगर जो भी बात हो, हमें दोनों बात याद रखनी है कि लेट प्लायोसीन मैन अरोज, अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो बिल्कुल सही है, पर ऐसा आता नहीं। अब बस वो सीधे पूछते हैं कि मैन कब आया, तो प्लेस्टोसीन, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, प्लेस्टोसीन में मैन आ गया। प्लेस्टोसीन को हम कहते हैं एज ऑफ ह्यूमंस। और फिर होलोसीन जो प्रेजेंट चल रहा है उसे हम कहते हैं एज ऑफ ह्यूमंस। असल में प्लेस्टोसीन एज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइज्ड हुआ, और होलोसीन अभी जो चल रहा है उसे कहते हैं एज ऑफ ह्यूमंस, एज ऑफ ह्यूमंस। आज हमारा ही युग चल रहा है। खैर ह्यूमन को ऐसा लगता है कि उसी का युग चल रहा है, क्योंकि ह्यूमन अपने को सुपीरियर ही मानता है, इसीलिए ह्यूमन। ये बात हो गई पूरे ज्योलॉजिकल टाइम स्केल की। आपने इसे याद कर लिया, cos d की वैल्यू जाननी हो तो मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री जाननी चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इपोक को याद किया, POMP pH, POMP दैट विल इंक्रीज योर pH, तो POMP pH उससे हमें याद हो गया। अब आखिरी चीज जो बचती है वो है एज। यहाँ पर तो हमने पढ़ लिया है बिलियन ईयर्स में था, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 यूनिवर्स का ओरिजिन, बात खत्म। गाने की तरह एकदम याद हो गया हमें, 4.5, 3.5, 2.5, कितना आसान। ये बिलियंस में है, मगर ये सब मिलियन में होगा। अब मैं जो आपको आइडिया बताने जा रहा हूं उसमें रफली आपको चीजें याद हो जाएंगी, प्लस माइनस 10, 5 to 15 उसमें डिफरेंस आएगा। बहुत जगह 15 का डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत कम जगह आएगा, ज्यादातर का 5 के करीब का डिफरेंस आएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये डिफरेंसेस आएंगे, परंतु ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। कभी भी 50 मिलियन और 55 मिलियन ऑप्शन में नहीं आता डियर, क्योंकि इतना क्लियर तो ये लोग भी नहीं जिन्होंने ज्योलॉजिकल टाइम स्केल बनाया हुआ है। तो 5, 10, 15 जो है वो डिफरेंस होता ही है। असल में दो पीरियड्स के बीच में लगभग 50 मिलियन ईयर्स का डिफरेंस होता है, तो इसीलिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं है कि वैसा ऑप्शन आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, टर्चरी को हम 50 मिलियन ईयर्स अगो पहले एज लिख लेते हैं, 65 होती है पर हमने 50 लिख दिया। कितना? 50 मिलियन ईयर्स अगो, ये रट लीजिएगा टर्चरी का 50। उसके बाद पहली बार आप इसमें 100 मिलाइए
तो क्रिटेशियस की एज जो होगी ना डियर वो 150 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी क्रिटेशियस की? 150 मिलियन ईयर्स अगो। 50 150, ठीक है। 50 पहली बार 100 मिलाया, अब सब में 50-50 मिलाते जाइए, क्योंकि आपको बताया था कि दो पीरियड्स में अराउंड अप्रोक्सीमेट 50 मिलियन ईयर्स का फर्क होता है। तो इसमें आप सब में 50-50 मिलाते जाइए। वो 150, तो ये 200, ये 250, ये 300। कार्बोनिफेरस को एक साथ लिखना है 350 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद डिवोनियन 400, सिल्यूरियन 450, ऑर्डोविशियन 500 और कैम्ब्रियन 550। इस तरह से आपको एग्जैक्टली याद हो जाएगा कि कौन क्या है। और वैसे आप अगर एकदम याद करते रहोगे 153, 152, कहाँ याद होने वाली ये चीजें। पर इससे ये सेट मेथड है, कोई गलती आपसे एग्जाम में नहीं होगी और बिंदास आपको याद रहेगा। तो हमने क्या किया, टर्चरी को 50 किया, पहली बार 100 मिलाया, क्रिटेशियस 150, फिर 50-50, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550। तो इसका मतलब 50-50 का एडिशन करते हुए हमने सारी एज को भी याद कर लिया। अब इसे आप पढ़िए एक दो बार और रिवाइज करिए अगले 2-3 दिन बाद, उसके 5-6 दिन बाद रिवाइज कीजिए, फिर महीने 2 महीने बाद रिवाइज कीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो डियर एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसे पढ़ेंगे ध्यान से और मेरी मेहनत सफल होगी। अगर आपको याद होगा, ये एग्जैक्टली हमेशा के लिए याद हो जाएगा, तभी मैं मानूंगा कि जो मैंने हार्डवर्क यहाँ किया, मैं यहाँ खड़े होकर चीखा आपके बाद सामने कि आप इस चीज़ों को याद करें, तो आप वो याद करेंगे। ठीक है, तो डियर आज यहीं पर लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।